तो आज जो टॉपिक या फिर यूं बोल ले चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, उसका नाम है बेटा लेवी ऑफ जीएसटी। लेवी ऑफ जीएसटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवी? क्वेश्चन ये आता है लेवी का मतलब क्या है। लेवी का मतलब है चार्ज करना। लेवी का मतलब होता है चार्ज करना। जैसे हम यूं बोले कि भाई कस्टम की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लेवी होती है। मतलब ये वो ट्रांजेक्शन है जिसको करने से ये टैक्स अट्रैक्ट होगा। इनकम टैक्स कब अट्रैक्ट होता है? जब आप इनकम कमाते हो। तो लेवी कब होता है? व्हेन वी अर्न इनकम। इसी तरीके से जीएसटी कब लेवी होता है, ये चैप्टर अपन पढ़ने वाले। लेवी से रिलेटेड बातें इस टॉपिक इस चैप्टर में करेंगे। यू कैन से ये अपना चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर बेसिक, सेकंड चैप्टर लेवी। लेवी ऑफ जीएसटी किस पर होती है? तो बेटा क्या बोला गया है देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपन सीजीएसटी एंड आईजीएसटी एक्ट पढ़ने वाले, एसजीएसटी नहीं पढ़ने वाले। तो जो भी सेक्शन, जो भी बातें आएगी वो सीजीएसटी या आईजीएसटी के लिए आएगी। और जो बात सीजीएसटी के लिए आप ऑटोमेटिकली मान लेना, वही बात एसजीएसटी पर भी रहती है। जैसे सीजीएसटी की रेट 9% है तो एसजीएसटी की भी 9 होगी बाकी की। तो प्रोविजंस मोर और लेस सिमिलर ही रहते हैं, लेकिन स्टेट के एक्ट्स नहीं पढ़ने, सेंट्रल वाला सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट अपन को पढ़ना हो। तो लेवी ऑफ जीएसटी के लिए क्या बोला गया कि क्या ऐसा ट्रांजेक्शन है, क्या ऐसी चीज है जिसके होने पर लेवी होगा? तो बोला गया बेटा जीएसटी इज लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करने पर जो है वो जीएसटी। अब यहां पर कुछ वर्ड्स आते हैं सर। सप्लाई का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब क्या होता है? सर्विसेज का मतलब? ये सारी बातें अपन आगे अपकमिंग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आगे जो है। अभी अपन लेवी पर डिस्कस करें। लेवी क्या? तो जीएसटी किस चीज पर लेवी होगा और कब लेवी होगा, इसके लिए सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बात करता है। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 बताता है कि सीजीएसटी कब लेवी होगा। हम जनरली इसको जीएसटी भी बोल सकते हैं, लेकिन वो ओनली सीजीएसटी एक्ट ओनली सीजीएसटी के बारे में ही बात कर सकता है। तो सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट टॉक्स अबाउट लेवी ऑफ सीजीएसटी कब होगा। तो 5 सब सेक्शन है सेक्शन 9 के अंदर, जो कि अलग अलग बातें करते हैं कि इस पर होगा, उस पर होगा, ये होगा, वो होगा। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि सीजीएसटी विल बी लेवीड, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स विल बी लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस। सर ये इंट्रा स्टेट क्या होता है? हो सकता है आपको पता हो ना हो। तो पहले अपन क्या क्लियर करते हैं कि ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होती है, ये सप्लाई होती किस टाइप की, क्या होती है, वो क्लियर करते हैं। फिर वापस इस जर्नी पर आएंगे, सेक्शन 9 के पास आएंगे। पहले कुछ बेसिक चीजें क्लियर करते हैं बेटा। सबसे पहले तो देखे बेटा, जीएसटी लेवी कब होगा? व्हेन जीएसटी विल बी लेवी। तो बेटा जीएसटी के केस में टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई ही जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है, लेवी होती है। ये हम अभी भी जान चुके हैं। अब ये जो सप्लाई है ना बेटा, ये दो टाइप की होती है। एक को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक को हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? जब कोई गुड्स या सर्विस विद इन स्टेट, सेम राज्य के अंदर, या फिर
विद इन सेम यूटी, स्टेट नहीं तो यूनियन टेरिटरी के अंदर ही सप्लाई हो रहा हो तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोला जाता है। कोई गुड्स है राजस्थान का, राजस्थान में ही सेल हो गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी गई। कोई यूनियन टेरिटरी का गुड्स है, मान लीजिए लद्दाख का है, कोई गुड्स लद्दाख का लद्दाख में ही सेल हो गया तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। इंट्रा यूटी भी कह सकते हैं उसको, इंट्रा यूनियन टेरिटरी, बट हम उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई ही बोलते हैं। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब ये सर, जब हम सप्लाई करते हैं गुड्स की विद इन सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी तो उसको क्या बोला जाता है, इंट्रा। और अगर गुड्स एक स्टेट से या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जाते हैं तो इसे इंटर स्टेट सप्लाई। जब राज्य अलग हो, जैसे इंटर स्टेट सप्लाई किस किस को बोल सकते हैं अपन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स की सप्लाई हुई, इंटर स्टेट सप्लाई। एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हुई तो भी ये इंटर स्टेट सप्लाई। एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही, ये भी इंटर स्टेट है। एक यूटी से दूसरी यूटी में सप्लाई हो, यूनियन टेरिटरी, तो भी ये इंटर स्टेट। मतलब सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी के बाहर अगर आप गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, मींस दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई। अब होता क्या है बेटा कि जितनी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है उसको तो कवर कर लेता है सीजीएसटी एक्ट, और जितनी भी इंटर स्टेट सप्लाई है उसको कवर करता है आईजीएसटी एक्ट। तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई से रिलेटेड प्रोविजन पढ़ने हैं, बातें जाननी है तो आईजीएसटी एक्ट जाके पढ़ो, और अगर आपको इंट्रा स्टेट की जाननी है तो आप जाकर के पढ़ो सीजीएसटी एक्ट। अब ये बातें हो गई। अब सर एक बात पर हमको डिस्कस करना होगा। किस बात पर सर? देखो सर, हम सेंट्रल का मतलब तो जानते हैं, सेंट्रल क्या होता है। हम ये भी जानते हैं सर स्टेट का मतलब क्या होता है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं यूनियन टेरिटरी का मतलब? यूनियन टेरिटरी क्या होती है? हाँ सर, वही जिसको सेंटर कंट्रोल करता है। क्या जरूरी है कि हर एक यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल कंट्रोल कर रहा हो? यूनियन टेरिटरी मतलब जिस टेरिटरी को राज्य का दर्जा नहीं दे रखा। यहां पर एक वर्ड बड़ा क्लियर करना जरूरी है कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है। तो बेटा वी हैव टू क्लियर व्हाट इज यूनियन टेरिटरी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं। यूनियन टेरिटरी जो होती है बेटा, यूनियन टेरिटरी वो दो टाइप की है। कुछ यूनियन टेरिटरी को राज्य के बराबर माना गया है, कुछ यूनियन टेरिटरीज को राज्य स्टेट के बराबर माना गया, उनको बोलते हैं यूटी विथ लेजिस्लेचर। और कुछ यूनियन टेरिटरी को कोई लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब वो यूटी है तो यूटी ही रहेगी। मतलब कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी है, लाइक दिल्ली है। आप देखो दिल्ली में इलेक्शन होते हैं, जबकि वो तो यूनियन टेरिटरी है, और वहां पर पार्टियों के इलेक्शन होते हैं। फिर भी यूनियन टेरिटरी में काफी हद तक कंट्रोल जो है ना बेटा, यूनियन टेरिटरी में काफी हद तक कंट्रोल जो है वो किसका रहता है? सेंट्रल का ही रहता है। लेकिन जिस यूनियन टेरिटरी का अपना लेजिस्लेचर है, जिस यूनियन टेरिटरी का अपना संविधान है, लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, उन यूनियन टेरिटरीज को राज्य के बराबर माना गया है जीएसटी में। और जिन यूनियन टेरिटरी का कोई लेजिस्लेचर नहीं है उनको सेंट्रल ही कंट्रोल करता है और उन्हें यूटी माना गया। तो यूनियन टेरिटरीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करके हमेशा आगे डिस्कस करेंगे। एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, और एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनका कोई लेजिस्लेचर नहीं। अब होता क्या है, ध्यान से समझो। जिस यूटी का लेजिस्लेचर है उसको किसका दर्जा दे दिया? स्टेट का। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली है, दिल्ली का खुद का लेजिस्लेचर है,
तो अगर आपने विद इन दिल्ली सप्लाई करी, विद इन दिल्ली सप्लाई करी, तो क्या लगेगा? तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई हो। जिन यूनियन टेरिटरीज का, जिन यूनियन टेरिटरीज का लेजिस्लेचर नहीं है, संविधान नहीं है, जैसे लद्दाख ले लेते हैं, लद्दाख के लद्दाख में ही आपने सप्लाई करी, तो क्या लगेगा? एक तो लगेगा सीजीएसटी एंड दूसरा क्या लगेगा? यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस। एसजीएसटी नहीं लग पाएगा क्योंकि इस यूनियन टेरिटरी का कुछ लेजिस्लेचर नहीं है, तो ये राज्य के बराबरी का दर्जा नहीं ले सकती। और जो यूनियन टेरिटरी को राज्य के बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है, वो फिर यूनियन टेरिटरी है और उन पर यूटीजीएसटी वगैरह लगे। तो वी कैन से बेटा कि जब सप्लाई की जाती है विद इन यूटी जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, तो क्या लगता है? सीजीएसटी एसजीएसटी। और जब सप्लाई की जाती है विद इन यूटी कौन सी वाली? जिनका खुद का लेजिस्लेचर है ही नहीं, खुद का संविधान है ही नहीं, तो फिर क्या लगता है? सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगता है। सर ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं? तो ये लिस्ट देखो आपके सामने, ये लिस्ट आपके सामने है कि कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं, रीड करो एक। तो यस, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जिनको तो माना गया है राज्य के बराबर? तो बेटा 3 ऐसी यूटी है जिनको राज्य के बराबर का दर्जा दिया गया, विच इज कंसिडर्ड एट पार, विच इज कंसिडर्ड एट पार विथ स्टेट्स। पहली है दिल्ली, दूसरी है पौंडीचेरी जिसको पुदुचेरी भी बोलते हैं, और तीसरी है जम्मू एंड कश्मीर। इन 3 को किसके बराबर मान लिया गया? स्टेट के बराबर। तो दिल्ली, पौंडीचेरी या जे एंड के अंदर अंदर अगर कोई सप्लाई होती है, दिल्ली, पौंडीचेरी या जे एंड के अंदर अंदर कोई सप्लाई होती है, तो बताओ कौन कौन से टैक्स लगेंगे? जल्दी से मुझे बताओ। दिल्ली, पौंडीचेरी या जे एंड के विद इन इसी के अंदर अंदर सप्लाई होती है, तो कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे? यस बेटा, अगर इसी के अंदर अंदर सप्लाई हो जाती है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, क्योंकि इनको राज्य के बराबर का दर्जा। वहीं यहां पर कुछ यूटीज ऐसी है जिनका कोई लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब वो यूटी ही है, यूनियन टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी ही माना है। 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनको राज्य के बराबर माना, स्पेशल दर्जा दिया, बाकी जो है वो ये। एक है अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, और ये दमन एंड दीव है ना, पहले अलग हुआ करता था, अब इसको मर्ज कर दिया गया दादर एंड नगर हवेली के साथ ही, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इतना बड़ा नाम बन गया इसका। एक है लद्दाख, एक है चंडीगढ़, और बाकी अदर कोई आती है। तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख और चंडीगढ़, ये 5 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनका कोई लेजिस्लेचर नहीं है। तो बेटा चंडीगढ़ में किसी गुड्स की सप्लाई हुई एक जगह से दूसरी जगह, बताओ क्या क्या लगेगा? जल्दी से। चंडीगढ़ में गुड्स की सप्लाई हुई एक जगह से दूसरी जगह, सर एक तो लगेगा सीजीएसटी, वो तो फिक्स्ड है हर जगह। दूसरा कौन सा लगेगा? यूटीजीएसटी लगेगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस केस के अंदर यूटीजीएसटी लग जाएगा। और अगर इस यूनियन टेरिटरी को राज्य का दर्जा होता तो फिर यूटीजीएसटी नहीं लगता, यूटीजीएसटी नहीं लगता, फिर क्या लगता? फिर एसजीएसटी लगता। ये बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी से यस और नो मुझे बताइए। ये बात हमारे लिए समझना जरूरी था आगे बढ़ने से पहले कि सर इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है, और ये बेसिक बात है।
यूनियन टेरिटरी में। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम बेटा आगे बढ़ रहे हैं और अब हम यहां से लेवी की शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? पहले अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। किसके बारे में बात करता है? लेवी ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी कब लेवी होगा, इसके बारे में बात करता है। एसजीएसटी के बारे में कहीं कोई बात करता हुआ नहीं मिलेगा। जो सीजीएसटी वही एसजीएसटी के लिए समझ लेना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे बेटा। और जीएसटी में एक खास बात होती है, ध्यान रखना। जीएसटी में जो लॉ है ना, वो लॉ की लैंग्वेज में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, एग्जाम में भी वैसी ही लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। इस वजह से आपको टेक्निकली भी देखना है। हालांकि मैंने लॉ को आपके लिए सिंप्लीफाइड कर दिया है, लेकिन आपको ऐसी ही लैंग्वेजेस यूज करनी है। थोड़ी बहुत आप खुद की डाल सकते हो, वरना नहीं डाल। सेक्शन 9 की बात करते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। सबसे पहली बात इसके अंदर क्या बोली गई है कि सीजीएसटी कब लगेगा। लेवी मतलब कोई चीज कब लगेगी, चार्ज कब होगी। तो क्लोज 1 बोलता है कि सीजीएसटी कब लगेगा? ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और गुड्स, सारे गुड्स और सर्विसेज की इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा मतलब अभी अभी पढ़ के आए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये अपना सप्लायर है जो कि राजस्थान में है, और ये रिसिपिएंट है जो भी राजस्थान। इस सप्लायर ने गुड्स सप्लाई किए रिसिपिएंट, जैसे ये ए है ये बी है। तो इस ट्रांजैक्शन पर सीजीएसटी लगेगा। सर एसजीएसटी मैं आपको बार बार बोल चुका हूं बेटा, एसजीएसटी ध्यान रखना। एसजीएसटी एक्ट ही नहीं पढ़ रहे तो सीजीएसटी एसजीएसटी के बारे में बात ही नहीं कर सकता। आप समझ लो, इंप्लाइड है, जहां सीजीएसटी है वहां एसजीएसटी ऑटोमेटिकली। तो सीजीएसटी लगेगा बोल रहा हूं, मतलब में एसजीएसटी तो ऑटोमेटिकली लगेगा। अब हर एक इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जीएसटी लगेगा, ये बात बोलती। लेकिन अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, कुछ चीजों पर नहीं लगता है। तो इसी का क्लोज नंबर 2 सबसे पहली बात बोलता है कि ये जो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है ना, दारू, दारू पर नहीं लगेगा। दारू के ऊपर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस पर मना कर दिया भाई, इसलिए नहीं लगेगा। मतलब फिर क्या होगा सर, इस पर फिर कौन सा टैक्स लगेगा? स्टेट के टैक्स लगेंगे। स्टेट अपना वेट वगैरह जो लगाते हैं वो लगाएंगे, राज्य सरकारें लेगी दारू का पैसा, क्योंकि दारू से बड़ी कमाई होती है। इस वजह से आप देखो, अपने राज्य में देखो, हर गली में नया नया ठेका खुलता हुआ दिख जाएगा आजकल आपको। बहुत लाइसेंस बांट रही है गवर्नमेंट, खोलो, अरे आराम से ठेके खोलो, क्योंकि कमाई नहीं यहीं से तो करे थोड़ी कमाई। तो एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जो है बाहर रखा गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है, कुछ डिटेल्स दी जा सकती है कि भाई इस व्यक्ति ने लीकर की सप्लाई करी, और आपको बोल दे, पूछ रहा है जीएसटी कितना लगेगा। आपका जवाब क्या होना चाहिए? एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 2, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ सीजीएसटी। तो सवाल ही नहीं उठता कि इसके ऊपर जीएसटी लग जाए। जीएसटी लगने का सवाल ही। तो क्लोज नंबर 1 टॉक्स अबाउट इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी लगेगा। क्लोज नंबर 2 ने बोला अल्कोहलिक लीकर पर मत लगाना, ठीक है। देन अब हमको क्या करना होता है, अगर जीएसटी किसी भी चीज पर लगाना हो तो एक वैल्यू भी तो चाहिए। उस वैल्यू पर हम क्या करेंगे, जीएसटी लगा देंगे, या सीजीएसटी बोल दो। तो अगर हमें सर जीएसटी की वैल्यू, जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू निकालना जरूरी। ये वैल्यू कैसे निकाले सर? ये वैल्यू निकालना
कहां दे रखा है? सेक्शन 15 में दे रखा है, जहां पर हम सीखेंगे वैल्यूएशन, वहां पर दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ लेवी, किस वैल्यू पर सर जीएसटी लेवी किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, सवाल ये भी आता है। तो जवाब क्या मिला? ट्रांजेक्शन वैल्यू। और ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, कहां पढ़ेंगे? सेक्शन 15 में पढ़ेंगे। वैल्यूएशन करना, ट्रांजेक्शन वैल्यू वगैरह सीखेंगे। तो क्लोज नंबर 1 ने बोला इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी लगेगा। क्लोज नंबर 2 ने बोला अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर नहीं लगेगा। क्लोज नंबर 3 बोलता है ट्रांजेक्शन वैल्यू पर लगेगा। और ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे? जैसी सेक्शन 15 में बताई गई है वैसी। तो जब अपन सेक्शन 15 पढ़ेंगे तब वो सीख लेंगे। क्लोज नंबर 4 देता है जीएसटी की रेट्स। जीएसटी की रेट्स क्या क्या हो? तो सीजीएसटी की बेटा अलग अलग रेट्स है। जीएसटी काउंसिल जो बताती है वैसे वैसे रेट्स जो है लगती जाती है। नील भी है, 0% भी बोल लो, 0.125, 1.5, 2.5, 6, 9 एंड 14, अलग अलग रेट्स है। मैक्सिमम से मैक्सिमम रेट पता है कितनी है? 20% है सीजीएसटी। अगर सीजीएसटी की मैक्सिमम रेट 20% है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ जीएसटी की मैक्सिमम रेट कितनी है? अगर सीजीएसटी की मैक्सिमम रेट 20% है तो बताओ जीएसटी की मैक्सिमम रेट कितनी है? यस, वेरी गुड। जीएसटी की मैक्सिमम रेट कितनी है? 40%। क्योंकि सीजीएसटी 20 है तो एसजीएसटी भी 20 हो जाएगा। 20 + 20 40% से ऊपर हमको रेट नहीं मिलेगी। यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि इक्वल रेट ऑफ एसजीएसटी भी लगना है। क्लोज नंबर 5 क्या बोलता है? ये जो टैक्स है ना, जो सीजीएसटी की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे कलेक्ट किया जाएगा और कैसे पे किया जाएगा, ये सवाल होता है। 0.125, 1.5 कहाँ काम आती है बेटा? गुड्स की अलग अलग रेट्स बता रखी है। जिस गुड्स पर 0.125 है उस पर 0.125 है। आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, जीएसटी रेट गुड्स की रेट आ जाएगी। 1.5 वाले की आ जाएगी, 2.5 की, 6, 9 गुड्स स्पेसिफाई कर रखे हैं गवर्नमेंट अपने हिसाब से, उन गुड्स के ऊपर लगती है। और वो गुड्स के नेम याद करना हमारे लिए जरूरी नहीं। गुड्स के नेम याद नहीं करने हमको बेटा, क्योंकि हर एक गुड्स पर अलग अलग रेट्स लगती है। अब क्लॉज नंबर 5 ने क्या बोला? देखो सबसे पहले, अच्छा एक बात बताओ, चलो जल्दी से बताओ, क्लोज नंबर 1 क्या बोलता है? जल्दी से बताओ, किस पर सीजीएसटी लगेगा? जल्दी से बताओ, क्लोज नंबर 1 ने क्या बोला, किस पर सीजीएसटी लगेगा? साथ साथ में याद होना चाहिए, जल्दी से बताओ। क्लोज नंबर 1 क्या बोलता है, किस पर लगेगा सीजीएसटी? क्या ऐसा काम है जिस पर सीजीएसटी लगेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। क्लोज नंबर 2 क्या बोलता है? एक चीज को बाहर रखा गया है, किसको रखा गया है? जल्दी से बताओ। एक चीज को बाहर रखा गया है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्लोज नंबर 3 क्या बोलता है? किस वैल्यू पर लगेगा? किस वैल्यू पर लगेगा? किस वैल्यू पर लगेगा? जल्दी से बताओ, जीएसटी कौन सी वैल्यू पर लगेगा? ट्रांजेक्शन वैल्यू पर। ट्रांजेक्शन वैल्यू कौन से सेक्शन में पढ़ेंगे निकालना? ट्रांजेक्शन वैल्यू कौन से सेक्शन में निकालना पड़ेंगे? सेक्शन 15 में पढ़ेंगे। वेरी गुड। फोर्थ बात आती है, जीएसटी की रेट्स बहुत सारी है, मैक्सिमम रेट बता दो कितनी है? सीजीएसटी की मैक्सिमम रेट, सीजीएसटी की मैक्सिमम रेट कितनी है? 20%। और जीएसटी की मैक्सिमम रेट कितनी है? 40%। अब बात आती है सारी बातों के बाद, अब ये सीजीएसटी कलेक्ट कैसे किया जाएगा? एज में भी प्रिस्क्राइब, जैसा बता रखा है, जीएसटीएन कलेक्ट कर, चालान वगैरह, ये जीएसटीएन एक एजेंसी बनी है, वो सारे काम करती है। लेकिन टैक्स पे किसको करना है? बाय द टैक्सेबल पर्सन। सर ये टैक्सेबल पर्सन का मतलब, टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या होता है? टैक्सेबल पर्सन का मतलब वो पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। अंडर सेक्शन 22 और 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सर रजिस्टर्ड समझ में आ गया, जिसने जीएसटी नंबर ले लिया वो रजिस्टर्ड। लाइबल टू बी रजिस्टर्ड मतलब जिसको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है।
सर अब हम ये कैसे पता करें कि लाइबल टू बी रजिस्टर्ड कैसे? अरे अभी कैसे कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में जवाब मिलेगा इसका। तो हु इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड कहां पढ़ेंगे? हु इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड कहां पढ़ेंगे? रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में, कि किसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। तो टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है? हु इज रजिस्टर्ड, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, उसको अपन क्या बोलते हैं? टैक्सेबल पर्सन। तो पांचों क्लोज, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के पांचों क्लोज देखते हैं बेटा क्या बोलता है जल्दी से, और ये क्लियर होने चाहिए। मतलब मैं चाहता हूं कि आपको एक एक चीज रट जानी चाहिए, और ये एज पर एक्ट के सिस्टम में पढ़ रहे हैं अपन, और इस जीएसटी ऐसा चीज है जो एक्ट के सिस्टम में ही चली जा सकती है। सबसे पहले 9(1) अपन पढ़ रहे हैं, 9(1) का क्लोज 1। 9(1) का क्लोज 1 क्या बोलता है? सारी की सारी इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर क्या लगेगा? बोलते जाना, तुमको बोलना है क्या लगेगा? सीजीएसटी लगेगा। क्लोज नंबर 2 किसका था? जल्दी से बताओ, क्लोज नंबर 2 किस बारे में बात करता था? क्लोज नंबर 2 किस बारे में बात करता है? किस चीज के बारे में बात करता था? दारू के बारे में भाई। दारू, क्या दारू पर सीजीएसटी लगेगा? जवाब इज नो सर, नहीं लगेगा। क्लोज नंबर 3 कौन सी वैल्यू पर लगेगा? जल्दी से बताओ, कौन सी वैल्यू पर लगेगा सीजीएसटी? कौन सी वैल्यू पर लगेगा सर? ट्रांजेक्शन वैल्यू पर। ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालना ही नहीं आती तो बताओ कहां जाए, कहां जाके पता करें ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे निकलती है? किसके पास जाना पड़ेगा? सर सेक्शन 15 के पास जाना पड़ेगा, और सेक्शन 15 हम बाद में पढ़ेंगे। क्लोज नंबर 4 क्या बताता है? रेट बताता है। मैक्सिमम रेट सीजीएसटी की बताओ कितनी है? मैक्सिमम रेट सीजीएसटी की 20% है। टैक्स कलेक्ट और लेवी कैसे किया जाएगा? सर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा। हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, ये बताओ मुझे। तो उस पर्सन का नाम क्या होता है जिसको टैक्स भरना होता है? यस यस यस, वेरी गुड, टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन क्लियर है कि नहीं बेटा? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, यस और नो जल्दी से बताइए ये पांचों बातें। ये अपना हो गया सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, जो ये सारी बातें बोलता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 क्या बात करता है बेटा? सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 वाली बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और यहां फिर से पढ़। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी नहीं लगाया जाए, डिले कर दिया गया। ऐसा मना नहीं करा, देखना ध्यान रखना, मना नहीं करा, मना नहीं करा। बोला इन चीजों पर हम सीजीएसटी कब से लगाएंगे? जब से नोटिफाई होगा तब से, और वो डेट अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है। 5 चीजें हैं। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल जिसको मोटर स्पीड भी बोला जाता है, नेचुरल गैस, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इन 5 चीजों पर जीएसटी अभी नहीं लगेगा। तो कब लगेगा? जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन दे देगी तब से लगेगा। तो देखो बेटा क्या बात बोली गई 9 सबसेक्शन 2 में। However, CGST on supply of following item has not been levied immediately. जैसे ही जीएसटी आया वैसे ही इनको कवर नहीं करा, इनको कवर नहीं करा। It shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council. काउंसिल का मतलब जीएसटी काउंसिल। जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब से ये लगा देंगे। और ये चीजें है कौन कौन सी? पेट्रोलियम क्रूड भाई, क्रूड ऑयल जो आप जानते हैं, ये रहा, बहुत नाम भी सुना। हाई स्पीड डीजल भाई, डीजल ये रहा, ये भी आप जानते हैं। मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल के नाम से जानते हैं। नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अच्छा एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या होता है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या होता है? ये पता है? हवाई जहाज जो उड़ते हैं ना, हवाई जहाज, क्या हवाई जहाज में वही पेट्रोल डलता होगा क्या जो ये भी पेट्रोल से ही चलते हैं भाई? क्या उनमें वही पेट्रोल डलता होगा जो हमारी गाड़ी में डलता है? नहीं सर, वो तो नहीं डलता होगा। मतलब वो जो है ना, वो अपना वाला जो पेट्रोल है। यस बेटा श्रुति, यस आपने इंटरप्रेट बिल्कुल सही किया। अब एविएशन
एविएशन फ्यूल जो होता है ना, हवाई जहाज में डलता है, और ये बहुत ज्यादा प्योर होता है। हमारी जो गाड़ियों वगैरह में डलता है वो इतना प्योर नहीं होता है। हालांकि जो पेट्रोल है दिन ब दिन प्योर होता जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो BS2, BS3, BS4, 5, 6 ऐसे सुना है आपने? ये इंजन के वर्जन सुने, BS4, BS6? तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये BS बढ़ते जा रहे हैं ना, BS, पेट्रोल उतना ही क्या होता जा रहा है, प्योर होता जा रहा है। और जितना ज्यादा प्योर पेट्रोल होगा उतना ही कम पॉल्यूशन करेगा। और उस प्योर पेट्रोल को सहन करने के लिए गाड़ी भी वैसी होनी चाहिए। पुरानी गाड़ियां तो सहन कर लेगी, जैसे मान लो आजकल नई गाड़ी है, किसी ने BS6 इंजन की गाड़ी ली, BS6 इंजन की गाड़ी ली, और उसमें पेट्रोल BS4 का डल रहा है। दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? क्योंकि वो गाड़ी तो बनी है BS6 वाले पेट्रोल के हिसाब से, BS4 डल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, जिसको प्योर की आदत नहीं हो उसको प्योर दे दे तो कोई दिक्कत है क्या? भाई BS4 वाली गाड़ी में BS6 का डाल देंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नई गाड़ी में पुराना नहीं डाल सकते, थोड़ी दिक्कत। चल तो गाड़ी उसमें भी जाएगी, लेकिन जल्दी इंजन खराब होने का दिक्कत होती है। तो ये बातें बेटा यहां पर बताई गई है कि इन चीजों पर लग सकता है, इन चीजों पर इन फ्यूचर देख सकते हैं हम आने वाले 2 3 4 सालों में। और हो सकता है अगले इलेक्शन तक कुछ ऐसा हो, हवा बने, तो हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो इन चीजों को कवर किया जा सकता है। लेकिन अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जनरल बात। अगर कल को, अगर कल को इन पांचों में से किसी पर हमको CGST लगाना है, तो क्या एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा क्या? यस और नो बताओ। क्या एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा? यस और नो बोलो। क्या एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा? जवाब इज नो। नो नीड टू अमेंड एक्ट। एक्ट को अमेंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एक्ट बोल रहा है लग सकता है भाई। डेट तुम बताओ ना, तब से लग जाएगा, बात खत्म। लेकिन इन फ्यूचर अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे लगाना है तो एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो बताओ। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके लिए एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्ट ने मना कर रखा है इस पे नहीं लगेगा GST। अब लगाना है तो एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, तब जाकर के काम होगा। तो बेटा सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 बड़ी सिंपल सी बात ये बोलता है, ये 5 चीजें जो हम बता रहे हैं इस पर अभी GST नहीं लगेगा। कब से लगेगा? जब GST काउंसिल की रिकमेंडेशन आएगी और गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर देगी, तब से लगेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा? यस और नो बताइए। चलिए बेटा अगला देखते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और 4 की एक ही साथ बात करें। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बेसिक चीज पर बात करते हैं। ये एक दुकानदार है, इसने गुड्स सप्लाई की इस व्यक्ति को, 100 रुपए के गुड्स दी, प्लस इस पे GST 18% लगा, और गुड्स 118 हो गए। ये सप्लायर है, ये कंज्यूमर या रिसिपिएंट मान सकते हो आप इसको। इसने 118 रुपए दे दिए इसको। इस 118 में 18 रुपए का जो GST है, ये गवर्नमेंट को कौन जमा कराता है? कौन देगा गवर्नमेंट को? कौन जमा कराएगा बताइए? गवर्नमेंट को। हु विल पे टू द गवर्नमेंट? सर सप्लायर। ऑब्वियस बात है सर, सप्लायर दुकानदार। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कुछ केसेस ऐसे भी है, कुछ केसेस ऐसे भी है जिसमें बोला गया कि ये जो खरीदने वाला है ना, इसको जमा कराना है। और जब परचेज करने वाले को ही GST जमा कराना पड़े। आपने गाड़ी कभी सीधी चलाते हैं, ठीक है ठीक है, गाड़ी को पीछे लेते हैं तो क्या बोलते हैं? गाड़ी को पीछे लेते हैं तो क्या बोलते हैं? जब गाड़ी को उल्टा चला रहे हो आप, उसको क्या बोलते हैं? भाई आपको बोल रहे हैं कि भाई गाड़ी को पीछे लो, तो उसको क्या बोलते हैं? गाड़ी को रिवर्स लो।
तो यहां भी जब इन्होंने गाड़ी घुमा दी, जनरली सप्लायर को देना होता था, जब गाड़ी घुमा दी तो जब जीएसटी रिसिपिएंट को पे करना पड़े उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज, और इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो सेक्शन 9 और 3, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3-4 क्या बात करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकती है जिनके अंदर गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी मैं सर्विसेज के नाम तो आगे पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज वाले टॉपिक में, जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आज की डेट में क्या होता है। जैसे ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी का केस चल रहा है कोर्ट में। क्या कंपनी खुद जाके केस लड़ सकती है क्या भाई? कौन चाहिए केस लड़ने के लिए? कौन सा आदमी चाहिए? क्या रखना पड़ेगा कंपनी को? केस लड़ना है तो लॉयर रखना पड़ेगा। तो ये लॉयर क्या कर रहा है? कंपनी को अपनी सर्विस दे रहा है, मैं लड़ूंगा तुम्हारे बिहाफ पर केस। हु इज सर्विस प्रोवाइडर और हु इज सर्विस रिसिपिएंट इन दिस केस? ये जाके केस वगैरह लड़ लेगा, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? रामू है या कंपनी है? सर्विस प्रोवाइडर इज रामू। कंपनी क्या है? सर्विस रिसीवर। तो रामू ने 1 लाख रुपए का बिल बनाया और ये बिल बना करके कंपनी को भेज दिया, कंपनी ने पेमेंट भी कर दी। बात करें तो हु इज लाइबल टू पे जीएसटी? जीएसटी किसको पे करना होगा? आप टैक्स जब भी पेमेंट करने की सोचो ना, तो जनरल सेंस में जो कमाता है वही भरता है, जो कमाता है वही भरता है। तो अगर यहां पर सोचा जाए तो कमा कौन रहा है? सर कमा रामू रहा है, पैसे रामू के पास आ रहे हैं, तो टैक्स तो उसी को भरना है। यस, बट इस केस में किया हुआ क्या है? जैसे ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब इस केस में ऐसा है कि कंपनी को टैक्स जो है जीएसटी भरना पड़ेगा खुद की जेब से। रामू ने 1 लाख का बिल बना दिया, लेट से इस सर्विस पर 18% का जीएसटी लगता है, तो कंपनी को क्या करना है? कंपनी को 1 लाख रुपए तो रामू को देने हैं और 18,000 रुपए कंपनी को गवर्नमेंट को जमा, और इसी को बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये जो लॉयर वगैरह की सर्विसेज होती है लीगल, इसमें कर भी रखा है, आगे अपन पढ़ेंगे। ये एक एग्जांपल था। तो बेटा बताइए ये क्लियर है कि नहीं कि व्हाट इज रिवर्स चार्ज? रिवर्स चार्ज होता क्या है? यस और नो जल्दी से बताइए। आइए बेटा सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 पढ़ते हैं। क्या बोला गया सबसेक्शन 3 और 4 के अंदर? आइए देखते हैं। एक व्यक्ति है सप्लायर, ये है कस्टमर। सप्लायर ने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर दी इसको, जो भी होगा। टैक्स तो जनरली इसको पे करना होता है, लेकिन यहां पर देखो इसको पे करना पड़ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। इससे रिलेटेड बातें कुछ बोली गई है, देखिए क्या है। टैक्स पेबल बाय रिसिपेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। जो रिसीव कर रहा है वही टैक्स देना, उसी को अगर टैक्स देना पड़ रहा है तो। क्या बोला गया बेटा इसमें? सीजीएसटी शैल बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं जब रिसिपिएंट को भी टैक्स देना पड़ेगा। वो केसेस कौन कौन से, क्या वो लिस्ट हम यहां पढ़ने वाले? नो, वो लिस्ट रिवर्स चार्ज में पड़ेगी। लेकिन यहां पर बोल क्या रहा है? सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज और बोथ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी। वो सर्विसेज जीएसटी काउंसिल ने एक लिस्ट बना के दे दी गवर्नमेंट को, बोला ये सर्विसेज पे है ना रिवर्स चार्ज लगा दो, रिवर्स चार्ज लगा दो इन सर्विसेज पे। बोला ठीक है। रिवर्स चार्ज लगाने से होगा क्या कि अब जो सर्विस रिसिपिएंट होगा, सर्विस
रिसिपिएंट होगा उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, उसको जीएसटी भरना, सर्विस रिसिपिएंट। अब वो सर्विसेज कौन कौन सी है, वी विल डिस्कस दैट इन आरसीएम चैप्टर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो चैप्टर है, टॉपिक है, उस पर दो जगह पावर दिए। पहली पावर बताई मैंने, लिस्ट बना के दे दो, बात खत्म, कि ये सर्विस है, लॉयर वाली है, वगैरह वगैरह, जो भी, मैं अभी उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। सेकंड, एक और जगह पावर दी है रिवर्स चार्ज लगाने की, सप्लाई ऑफ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू द नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर। लेकिन नोटिफाइड वर्ड यूज किया गया, देखो है क्या, कि ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर, मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ये एक रजिस्टर्ड सप्लायर है। इन अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने मान लो स्टेशनरी सप्लाई करी, क्या अनरजिस्टर्ड सप्लायर जीएसटी लगा सकता है? लगा ही नहीं सकता, जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है ही नहीं, तो लगाना का सवाल ही नहीं उठता। बट ये क्या पावर दे रहा है, ये पावर दे रहा है अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ रजिस्टर्ड सप्लायर को नोटिफाई कर सकती है कि अगर ये लोग अनरजिस्टर्ड से कोई सर्विस लेंगे तो दे हैव टू पे जीएसटी। इसकी एक चीज बताता हूं है क्या, समझना बात को। रीजन क्या है, गवर्नमेंट वांट्स के मैक्सिमम लॉग क्या हो, रजिस्टर्ड हो। अब यहां पर क्या है, कोई भी सर्विस, यहां पर सर्विस का नाम नहीं दिया, फर्स्ट पॉइंट बोलता है सर्विस का नाम बता दो, सब पर ही एप्लीकेबल होगी, रिवर्स चार्ज लगेगा। सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि अगर आप अनरजिस्टर्ड से कोई भी गुड्स और सर्विसेज ले रहे हो तो रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी जो भी बन रहा है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पर भरना पड़ेगा। क्या हर एक रजिस्टर्ड एसएससी सप्लायर को भरना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं उनके ऊपर ये लगेगा। लेकिन इससे एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि ये लोग फिर क्या करते हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं ना, ये सोचते हैं यार देख टैक्स अगले का, अनरजिस्टर्ड से डील करने में टेंशन कितनी हो गई यार, ले कैसे, बोला देख अपन को भरना पड़ रहा है उसका टैक्स, इससे बढ़िया अपन किसी रजिस्टर्ड के साथ डील करें ना यार, वो अपन को जीएसटी का इनवॉइस बना के देगा, कम से कम टैक्स का बर्डन तो खुद लेगा ना। भाई जीएसटी तो अपन को दोनों तरफ देना पड़ रहा है, अनरजिस्टर्ड से खरीद रहे तो रिवर्स चार्ज बेसिस पर, और रजिस्टर्ड से खरीद रहे तो वो तो वैसे ही बिल में लगा के देता है। तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स है, पॉइंट नंबर 1 बोलता है कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनका नाम अगर लिख दिया कि इस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, वो तो फिर चाहे कोई भी करो, उन सब पर जो है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स देना है। और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो नोटिफाई कर सकती है कुछ कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और दोनों किस बात के लिए, कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर ये चीज नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर को ट्रांसफर करेगा तो फिर उस केस के अंदर रिवर्स चार्ज लगेगा। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन अपन लोग अनरजिस्टर्ड है, अपनी छोटी सी दुकान है, ठीक है, मार्केट के अंदर स्टेशनरी की, हम अनरजिस्टर्ड है, हम जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं। अपन लोगों ने ये पेन किसी कंपनी को बेचा, वो कंपनी रजिस्टर्ड है जीएसटी, बट यहां पर ये बोल दिया कि अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड को पेन सप्लाई करता है तो रिवर्स चार्ज में कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पेन के ऊपर जो भी जीएसटी बनता होगा वो किसको भरना है, हमें या उस कंपनी को? बताओ, हमें भरना होगा जीएसटी या उस कंपनी को भरना होगा? बताइए, हु विल बी लाइबल टू पे जीएसटी इन दैट केस? उस केस में किसको जीएसटी भरना होगा, हमें भरना होगा या कंपनी को? उस केस में कंपनी को भरना। दैट्स द पॉइंट जो कि यहां पर बोला गया। ये बताइए बेटा, क्लियर है कि नहीं ये बात? चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर बताना। फिर एक बात और बोलता है ये कि अगर कोई आरसीएम बेसिस पर टैक्स भर रहा है, रिवर्स चार्ज बेसिस पर, तो उसके जीएसटी के सारे रूल्स रेगुलेशन प्रोविजंस वैसे ही लगेंगे जैसे एक रजिस्टर्ड नॉर्मल व्यक्ति पर लगते हैं।
जैसे किसी व्यक्ति को आरसीएम बेसिस पर टैक्स भरना पड़ रहा है, ठीक है, रिवर्स चार्ज बेसिस पर वो टैक्स भर रहा है, ठीक है, सप्लायर को भरना पड़ता है, लेकिन वो उस सर्विस के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए बोल दिया नहीं ये तो आरसीएम में कवर होगा। आरसीएम में कवर होगा तो मान लीजिए हमको टैक्स भरना पड़ रहा है सर। तो जो व्यक्ति आरसीएम बेसिस पर टैक्स भर रहा है ना, उस व्यक्ति पर सारे जीएसटी के रूल्स रेगुलेशन वैसे के वैसे ही लगेंगे। देखो सिंपली इस बात को समझो, ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है। हु इज लाइबल टू पे जीएसटी? जनरली सप्लायर। बट इफ वो सर्विस या गुड्स इसमें कवर हो जाए तो रिसिपिएंट विल बी लाइबल टू पे। और रिसिपिएंट लाइबल टू पे जीएसटी, तो रिसिपिएंट के ऊपर वही सब कुछ प्रोविजन लग जाएंगे, मतलब इसको रिटर्न भरना पड़ेगा जीएसटी का, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ये बात ये सेक्शन बोल रहा है। देखो इस लाइन को पढ़ते हैं एक बार। All the provision of CGST Act shall apply to the recipient in the aforesaid cases as if he is the person liable to paying the GST in relation to the supply of goods or services और सिंपल समझते हैं। It is important to note that GST being an indirect tax, burden of tax is always passed on to the recipient. Indirect tax के अंदर always जो consumer होता है, recipient होता है, उसी पर burden ज्यादा जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। बट द सप्लायर कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम हिज कस्टमर, ये नॉर्मल बात होगी, एंड देन पेज इट टू द गवर्नमेंट। सप्लायर जीएसटी लेता है कंज्यूमर से और गवर्नमेंट को जमा करा देता। बट आरसीएम में द रिसिपिएंट हिमसेल्फ पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड सप्लायर कलेक्ट्स ओनली वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम। जैसे लॉयर वाला एग्जांपल याद करो, लॉयर ने 1 लाख रुपए लिए थे, सिर्फ बात खत्म हो गई। बाकी वो 18,000 का जो टैक्स बन रहा था वो कंपनी ने जमा कराया। अब वो 18,000 से रिलेटेड जो कंप्लायंस है ना, रिटर्न भरना, टैक्स भरना, वो भी किसकी? सारी हेडेक, सारी टेंशन किसकी? कंपनी की। लॉयर अपने मस्त 1 लाख रुपए लिए, टेंशन खत्म। ये बात है। देयरफॉर अंडर आरसीएम द बर्डन ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, इट मींस रजिस्ट्रेशन लेना जीएसटी का, टैक्स डिपॉजिट कराना, रिटर्न फाइलिंग करना, वो सारी किस पर शिफ्ट हो जाती है? सप्लायर से रिसिपिएंट पर शिफ्ट हो जाती है। बताइए बेटा ये बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? अब बताइए बेटा ये सेक्शन पूरा। रिवर्स चार्ज अपना पूरा आगे टॉपिक आएगा, एक पूरा चैप्टर आएगा, वहां पर भी अपन इसको पढ़ेंगे और जानेंगे अब वो कौन कौन सी चीजें हैं विच इज बीइंग कवर्ड अंडर आरसीएम, जो कि आरसीएम में कवर हो। एंड हियर इज द पूरा टाइम ज्यादा हो गया, पता ही नहीं चला तभी।